नमस्कार। आज इस व्याख्यान में हम सीखते हैं प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं एग्ज़ाम के लिहाज से वे कौन से हैं, तो कोशिश करते हैं कि जल्दी से हम इसको कवर कर लें। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। सेकेंडली ये बताना है कि भारत में जो प्लानिंग का काम है वो कौन करता है, तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ये हमारी संस्था रही है, जिसका आजकल नाम 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग है। और ये 3 टाइप्स की प्लानिंग करता है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और इसी को बाद में हम ब्लॉक लेवल पे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 से प्लानिंग, कभी कभी आपसे ये पूछेगा कि नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था। देन आता है कि जो नीति आयोग है इसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो इसके हेड होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देन आपसे पूछेगा कि जो प्लानिंग होती है वो कितने टाइप्स की होती है? तो प्लानिंग जो है वो 2 टाइप्स की होती है, एक रीजनल प्लानिंग होती है और दूसरी आपकी सेक्टरल प्लानिंग होती है। देन आपसे ये पूछा जाएगा कि टारगेट एरिया प्लानिंग क्या होता है? तो टारगेट एरिया प्लानिंग का मतलब होता है प्लानिंग का वो हिस्सा जिसमें आपका कोई विशेष फोकस होता है, यानी किसी एक खास एरिया पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका टारगेट एरिया का मतलब है कि कौन से एरिया पर आपका जो प्लानिंग है उसका एम है। जैसे मान लेते हैं कि भाई आपने हिल एरिया को टारगेट किया है, तो आपका ये फोकस जो है वो टारगेट एरिया हिल हो जाएगा। ठीक है, यदि आपका ड्रॉट का एरिया है तो फिर आपका ड्रॉट हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया और कितने डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया? तो आप बताओगे 5th ईयर प्लान, जो 5वां पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत किया गया था और 15 डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत आप बताएंगे उत्तर प्रदेश मिकिर हिल, नॉर्थ कच्चार हिल असम में, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, नीलगिरी तमिलनाडु में। ये प्रमुख एरिया रहे थे जिसके 15 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए गए थे। इसी प्रकार से देन आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो दूसरा है आपका मेन टॉपिक कि ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम क्या है और इसका मेन फोकस क्या था? तो ड्रॉट मीन्स सूखा, जब जो एरिया जहाँ पर बारिश कम होती है, तो इसको लॉन्च किया गया था 5th ईयर प्लान के तहत, यानी हिल एरिया डेवलपमेंट प्लान से पहले इसकी लॉन्चिंग देश में की गई थी। और इसके अंतर्गत क्या क्या किया गया था कि जो हमारी बंजर भूमि है उसको यूज करना, उसके ऊपर फॉरेस्टेशन करना, इसके अलावा उसमें इरिगेशन की फैसिलिटी पहुंचाना, उन एरिया में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, रोड बनाना, गांव के लोगों को इस प्रकार का सुविधा देना कि वो वहाँ पर वो एरिया बैकवर्ड ना रहे, वो पिछड़ा ना रहे। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे यहाँ पर है केस स्टडी के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि भरमौर कहाँ पर है? तो आप बताएंगे भरमौर जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है और इसके अंतर्गत 2 एरिया लिए जाते हैं, एक भरमौर तहसील और एक होली तहसील। और भरमौर जो है वो एक प्रकार का ट्राइबल एरिया है जिसको नोटिफाइड किया गया था 21 नवंबर 1975 को। और यहाँ की जो प्रमुख जनजाति है वो कौन सी है? तो वो है गद्दी समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो गदियाली भाषा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेंसस 2011 के अनुसार 2011 के अनुसार पॉपुलेशन कितनी थी? तो केवल थी 39,113, 39,113। ठीक है, और यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 21% पर स्क्वायर किलोमीटर आती है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो ये जो गदियाली लोग हैं इनको डेवलप करने के लिए प्लानिंग कब से की गई? तो वो थी 1970s से, जब इनको शेड्यूल ट्राइब्स के रूप में
इस एरिया को नोटिफाइड करने की प्लानिंग की गई थी और बाद में इसको ये आपको डेट याद होगा 21 नवंबर 1975 को नोटिफाइड कर दिया गया। देन आपसे यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि ये जो एरिया है ये किन पर्वतों से घिरा हुआ है। तो एक है पीर पंजाल श्रेणी जो नॉर्थ में है और दूसरी है धौलाधार श्रेणी जो साउथ में है। यानी उत्तर में पीर पंजाल, दक्षिण में धौलाधार, इन दोनों के बीच में हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट में भरमौर तहसील है और यहाँ पर नज़दीक में रोहतांग पास है और यहाँ पर रावी नदी और उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। ठीक है, तो ये एरिया आप इसमें ध्यान रखेंगे। और इस भरमौर डिस्ट्रिक्ट को 4 हिस्सों में फिजियोग्राफिकली यानी भौगोलिक रूप से बांटा गया है। होली तहसील, खानी और इसके अलावा कुगती और टुंडहा, इन एरिया में इसको बांटा गया है। यहाँ पर यदि आपसे टेम्परेचर पूछे तो आप बताएंगे गर्मियों में टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस, सर्दियों में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। और ये जो भरमौर को डेवलप करने के लिए प्लानिंग की गई तो इसको शॉर्टली किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं ITDP, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इस नाम से इसको जाना जाता है। इसके तहत क्या क्या किया गया? तो इसके तहत किया गया था कि वहाँ का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया, इसके अलावा वहाँ पर रोड बनाए गए, वहाँ पर प्राइमरी स्कूल किए गए। तो ये आप इसका मैप भी देख पा रहे हैं। तो उसके कारण से क्या हुआ कि यहाँ पर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। जो लोग पहले बाहर चले जाते थे सर्दियों में, या सर्दियों में वो बाहर नहीं जा पाते थे क्योंकि रोड नहीं थे, बर्फ़ गिर जाती थी, लॉक हो जाते, तो अब वे बाहर की ओर जाने लगे और सर्दियों में भी उनको रोज़गार मिलने लगा। अब यहाँ का फ़ायदा क्या हुआ? तो जैसे ही इस एरिया को नोटिफाइड किया गया तो यहाँ पर जो लिटरेसी रेट, जो साक्षरता का स्तर 1971 में 1.88% था, वो अब 65% हो गया। ठीक है, तो काफ़ी यहाँ पर एजुकेशन बढ़ी। इसके साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ा। इसके अलावा पोस्टलिज्म जो पशु चारण है उसको बढ़ोतरी हुई। यहाँ पर लोगों ने अपनी पशुओं की संख्या भी बढ़ाई। ठीक है, तो अब वो लोग सर्दियों में रोड के कारण से इनकी मोबिलिटी यानी गतिशीलता बढ़ी और अब वे कांगड़ा घाटी में या आसपास के जो हिमाचल प्रदेश के दूसरे ऐसे शहर हैं जहाँ पर सर्दियों में टूरिज्म रहता है, तो वहाँ पर ये लोग जाकर कुछ ना कुछ काम करने लगे। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि इस ढंग से रिसोर्सेज को यूज करना कि वो प्रेजेंट की डिमांड पूरी करते हुए फ्यूचर की डिमांड को भी कवर करते रहें। तो इसके बारे में यहाँ पर आपके दो एक क्वेश्चन बनते हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे। नंबर एक ये बनता है कि जो GNP है इसका पूरा नाम क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसके साथ साथ आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेगा कि दी पॉपुलेशन बम, ये किसकी लिखी हुई किताब है? तो ये लिखी हुई थी हर्लिच की, 1968 में ये लिखी गई। इसके अलावा द लिमिट टू द ग्रोथ, ये किसकी किताब है? तो ये मिडोस ने लिखी थी। ठीक है, और 1972 में इसको लिखा गया। देन आता है WCED का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। और ये 1992 में 1992 में जून के महीने में ब्राज़ील के एक शहर है रियो डी जनेरियो, वहाँ पर एक अर्थ समिट हुई थी। उसके अंतर्गत वर्ल्ड लेवल पर अगले 20 साल की प्लानिंग की गई थी जिसे हम अर्थ समिट या रियो समिट के नाम से जानते हैं। और वहाँ पर जो कुछ भी वहाँ पर विभिन्न देशों के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या हेड जो हैं वो एकत्रित हुए थे और उन्होंने जो प्लानिंग की थी उसको कहते हैं ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ब्रंटलैंड वास्तव में ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड हैं। ये नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर रही हैं जिनके जिम्मे लगाया गया भाई जो कुछ भी यहाँ पर काम हो रहा है उसको आप हेड करेंगी, आपके नेतृत्व में ये काम होगा। तो इसलिए इसको ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। और उन्होंने जो सारी रिपोर्ट जब पब्लिश की तो उसके कवर पेज पर लिखा था आवर कॉमन फ्यूचर। ये पब्लिश हुई थी 1987 में ये रिपोर्ट जो है बनाई गई थी। तो ये है WCED के तहत
हालांकि इसमें 1992 में हुआ था रियो समिट, ठीक है, तो उसके अंतर्गत भी ये बाद में इसकी प्लानिंग रही थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। देन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो है आपका इंदिरा गांधी कैनाल। नंबर 1 तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो कैनाल है ये कहाँ पर है और कहाँ से निकाली गई है और इसके मेरिट एंड डीमेरिट्स क्या हैं। तो हम एक बार आगे उसको पढ़ने से पहले ही हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। इधर से देखो ब्यास रिवर आती है, ये सतलुज रिवर आती है, दोनों नदियाँ यहाँ पर मिल जाती हैं। इस स्थान पर एक बैराज बनाया गया है, उस बैराज का नाम है हरिके बैराज। यहाँ से ये कैनाल पंजाब से होती हुई हरियाणा के कुछ हिस्से से होती हुई राजस्थान में बहती है। बॉर्डर से ये केवल 40 किलोमीटर अंदर है, ठीक है। और इसकी जो इस साइड का पानी है, नदी का पानी जब इधर बह रहा है तो ये रिवर के पानी का जिधर पानी बह रहा है उससे ये राइट साइड में है, तो राइट बैंक की सारी जो है वो नेचुरल फ्लो है, ठीक है, नेचुरली पानी यहाँ पर चला जाता है। इसके अलावा इधर जितनी भी नहरें हैं तो वो लिफ्ट इरिगेशन के तहत आती हैं, ठीक है, तो लिफ्ट इरिगेशन के तहत इस पानी को पहुँचाया जाता है। इसके कुछ यहाँ पर इसको राजस्थान फीडर के नाम से जानते हैं पंजाब में, और इसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। ये यहाँ पर श्री गंगानगर, इसके अलावा चूरू डिस्ट्रिक्ट, इसके अलावा बीकानेर, साथ के साथ जैसलमेर, बाड़मेर, इसके अलावा यहाँ पर जोधपुर के कुछ हिस्से, इन सब में ये नहर जो है पानी पहुँचाती है। अब इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या थे कि यहाँ पर पानी पहुँच गया तो यहाँ की इकोलॉजी बदल गई, यहाँ पर फसलें बढ़ गई। इसके अलावा जो डेजर्ट का प्रसार होता था वो बंद हो गया, यहाँ पर हरियाली छा गई। इसके अलावा यहाँ की पैदावार बढ़ने से वहाँ के लोगों की इनकम बढ़ी। ड्रॉबैक क्या थे कि लगातार जब नदी में नहर में पानी बहता रहता है तो नदी के नहर के किनारे किनारे पर वाटर लॉगिंग की समस्या हो गई, पानी लीक करता रहता है, रिसाव करता रहता है, तो वहाँ का चोआ जो हो वो ऊपर तक यानी अंडरग्राउंड टेबल ऊपर तक आ जाता है। तो एक समस्या तो है ये, इसको सेम समस्या भी कहते हैं या वाटर लॉगिंग की समस्या कहते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि लगातार सिंचाई करने से यहाँ पर सैलिनिटी बढ़ गई, ज़मीन के अंदर वाले हिस्से से मॉइस्चर के साथ साथ नमक ऊपर की लेयर में आ जाता है और मिट्टी के ऊपर की लेयर को ख़राब कर देता है, तो सैलिनिटी बढ़ी। और तीसरी चीज़ क्या थी कि यहाँ के लोग पहले बरसात के पानी को इकट्ठा करते थे, हर घर में एक अंडरग्राउंड चैम्बर या कमरा होता था जिसको टाँका कहते हैं, खेतों में भी ऐसा बना के ये रखते थे जिसमें बरसात का पानी, जिसको पालर पानी के नाम से जानते हैं, उसको एकत्रित करते थे। लेकिन जब से यहाँ पर पानी आया तो धीरे धीरे इनकी ये वाली हैबिट छूट गई। तो इस प्रकार से ये इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। तो आगे आप इसको पूरे चैप्टर को ही पढ़ लेंगे तो इसमें से यही वाले क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ये 2 स्टेज में बनाई गई थी और इसको डेवलप करने का श्रेय जाता है कुंवर सेन को। ये 1948 में उनकी ये प्लानिंग थी और 31 मार्च 1958 को ये कैनाल के लिए इसको लॉन्च किया गया था, इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। ये कुंवर सेन जो है ना, ये भारत के हरियाणा के ही हैं, फतेहाबाद से इनका संबंध रहा है। और 2 स्टेज में इस कैनाल को डेवलप किया गया, जिसके अंतर्गत पहली स्टेज में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर ये डिस्ट्रिक्ट शामिल किए गए। बाद में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू इन डिस्ट्रिक्ट के एरिया भी शामिल किए गए। कुल मिलाकर ये नहर लगभग 19,63,000 हेक्टेयर, ठीक है, 19.63 लाख हेक्टेयर ज़मीन को सिंचाई की सुविधा देती है। गर्मियों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता था, बट अब यहाँ की इकोलॉजी, टेम्परेचर तो भी जाता है लेकिन पानी पहुँचने के कारण से अब उस सारे एरिया में फसलें हो जाती हैं, तो जिसके कारण से ग्रीनरी यहाँ पर रहती है। तो ये था आपका इसमें टॉपिक जो है कैनाल से रिलेटेड, यही बातें इसमें हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका चैप्टर जिसके हमने कोशिश की कि क्विक रिवाइज कर लें। तो यदि आपका कोई और भी क्वेश्चन ऐसा रहता है जो किसी कारण से परेशान करता है तो आप मुझसे क्लास में पूछिए या मैसेज के माध्यम से मुझ तक भेजिए, तो प्रयास करेंगे कि उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन किया जाए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।